कब्र तक भी ये वफादार हुआ करता है, वाह, कब्र तक भी ये वफादार हुआ करता है, गम का कुछ अपना ही मायार हुआ करता है, क्या बात, गम का कुछ अपना ही मायार हुआ करता है, और चलने वालों को ही देता है खजाने का सुराग, चलने वालों को ही देता है, चलने वालों को ही देता है खजाने का सुराग, रास्ता जितना भी दुश्वार हुआ करता है। और शेर देखिएगा कि तुम हंसे चाय रखी, दौड़ पड़े शर्मा कर, तुम हंसे चाय रखी, दौड़ पड़े शर्मा कर, क्या कोई और भी इजहार हुआ करता है। Jumps out of the container. She jumps out of the car and can't put it back. She's on the ground. कितनी बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करता है। कुछ को अपनी मंजिल जो है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ को वक्त लगता है, कुछ कोशिश करते रहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं नहायत ही खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार टैलेंट, हुनर दे रखा है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब हैं ये तो वो हमें ख़ुद बताएंगे। लेकिन एक चीज़ की मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, बहुत से उनके शागिर्द हैं, बहुत बड़ा उनका एक हल्का अहबाब है। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के बाद आप भी देखेंगे कि उनमें कितनी सलाहियतें हैं और लोग इंशाल्लाह उनको और जानना शुरू कर देंगे। आज के हमारे मेहमान हैं मंजर अब्बास शाह। वेलकम टू दी प्रोग्राम। थैंक यू दिल मलिक साहब कि आपने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और मुझे अपने प्रोग्राम में शो में बुलाया, उसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। असल में इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि बिलखसूस जिस जगह पे हम बैठे हैं, हांगकांग में हम बैठे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं, हल्का अहबाब है, और इसके अलावा जिन्हें हम जानते हैं नहीं जानते, उन्हें हम इस प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने ला सकें। आप एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं पोइट्री के हवाले से। मैं आपको मेरे ख्याल में 25 साल से ज़्यादा, मुझे भी इधर हांगकांग में हो गए हैं, तो हमारा रब्ता भी जो है 10-15 साल से तो ज़ायद शायद हो चुका है। जी बिल्कुल। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा नाजरीन, आपकी शायरी और जो ऐसे ऐसे हम एक्सप्लोर करेंगे आपको इंशाल्लाह। आप ना थोड़ा सा हमें शुरू से अपने बारे में बताएं कि पाकिस्तान में आपका कहाँ से तल्लुक़ है और बचपन की थोड़ी सी कोई बात अगर आप शेयर करना चाहें, फिर हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे आस्ते आस्ते चलते चलते। जी, पाकिस्तान में मैं ज़िला जेलम के दीना शहर से हूँ। अडाला सईदा मेरे गांव का नाम है। और जहाँ तक बचपन, ज़ाहिर बात है इंसान अपने बचपन को नहीं भूल सकता, तो उस वक़्त तो गुर्बत ही गुर्बत थी, लेकिन एक अच्छा दौर था। दौलत का कोई लालच नहीं था। आदमी एक छत पे चढ़ के दूसरे पूरे गांव में घूम लेता था। खैर वो तो अभी भी आप मलंग से बंदे हैं। जी दौलत का आपको बिल्कुल लालच। मैं जब खैर आगे आस्ता आस्ता जवानी में कदम रखा, तो क्योंकि मैं पैदल चलता था यार, तो अभी मुझे भी आप पैदल ही चलते हैं। हाँ, अभी भी मैं चिनशमान से पैदल आया हूँ यार। काफ़ी कितने किलोमीटर, काफ़ी लंबा पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है पैदल चलना। चलें, अच्छी चीज़ है। तो आपको पता है कि मैं 13-14 साल से पैदल आता हूँ। हाँ, बस मेरी एक्सरसाइज ही हो जाती है। ज़बरदस्त। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त मेरे अंकल थे, अभी तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पुराने गीत सुना करते थे, रफ़ी, लता, मुकेश, तलत महमूद। फिर वो शौक़ हम में डेवलप हो गया। और दूसरी बात कि टूटी फूटी शायरी करके
नहीं, हमें पहले आप बचपन में ही रहने थे, यानी आप समझ लें आप 10 साल की उम्र बचपन में हम, तो क्या ये 10 साल की उम्र से कुछ आना शुरू हो गया था? हाँ, मैंने कम उम्र में शेर कहने शुरू किए थे, क्योंकि गज़ल कहना होता है, गज़ल लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कितने साल की उम्र में पहले? ज़्यादा 10, 11, 12 इसी कोई, क्योंकि मैं टूटे फूटे गज़ल क्या, वो टूटे फूटे अशारों से तो खैर मुझे उल्फत थी, शायरी से, उर्दू अदब से। तो जाके मिंबर पे नात पढ़ देनी, सलाम पढ़ देना, ये फिर 5 दिन पाक का कर्म होला की, फिर आप दोस्तों की दुआएं मांगो। यार आपने ये नात और हमद का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो ऐसा ना करें कि एक कोई शेर आप अगर आपके ज़हन में हो, अगर समझते हैं कोई हमद का हो जाए, हमद से शुरू कर देते हैं। असल में मैं हमद लिख नहीं पाया, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी में शेर लिखा है, लेकिन एक और आदमी को लिख के दिया, उसने कंपोजिंग में पढ़ा जो कुछ भी। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि यार इसमें पूरी हमद है, क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं कि मैं हमद लिख सकूं। वो था, एक ही शेर मैंने लिखा है कि मेरे बस में नहीं है सुखन खुदा के लिए, सुभान अल्लाह, कि मेरे बस में नहीं है सुखन खुदा के लिए, मैं हर्फ लाऊं कहाँ से तेरी सना के लिए। छोटी क्या बात। तो मैं हमद नहीं लिख सका, हम नहीं कह सका। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। वो बात नहीं, लेकिन लाजमन आप समझे नहीं। हाँ, मेरे दोस्तों ने कहा कि आपने इतना बड़ा शेर कह दिया है। हाँ, उसमें मैंने अपनी बेबसी बता दी। नहीं, लेकिन हम चाहेंगे आप जितने बड़े शायर हैं, आप लाजमन, बल्कि ऐसा करें ना, कभी लिखें तो आप इस नाचीज़ को दें। आपको पता है नात वगैरह में मुझे बड़ी दिलचस्पी है, नात पढ़ता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह अपनी आवाज़ के साथ, आपकी बड़ी प्यारी आवाज़ है, हम आगे जाकर नाजरीन को ज़रूर सुनवाएंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपको पाकिस्तान कितने साल की उम्र में छोड़ना पड़ा, या वहाँ से कब इरादा बना निकलने का? पहले तो मैं 2009 में आया, 12 में चला गया, फिर 14 में आया। अच्छा, तो अभी स्टिल यहीं पे हूँ। और छोड़ने की वजह तो खैर मैं नहीं कह सकता कि आदमी दुनिया छोड़ देता है, मैंने तो सिर्फ पाकिस्तान छोड़ा है। एक लंबी कहानी है, ठीक है। हाँ, चलें, इसमें बस वो कुछ ऐसी चीज़ है कि चलें ऐसा करते हैं कि आप ना उसी टाइम का कोई खूबसूरत सा, अगर आपका कोई ऐसी मेमोरी है या कोई इंसिडेंट है, कोई वाक़या ऐसा जो अगर आप समझते हैं कि भाई यहाँ पे शेयर करना चाहें, उस वक्त का कुछ है ऐसी चीज़, या अगर ज़हन में नहीं आ रही तो किस हवाले से? इसी मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब बचपन है, बचपन से आप निकल आए हैं बाहर। हाँ, तो अभी हम पाकिस्तान में ही रहते हैं। फिर बचपन में तो क्योंकि मेरे भाई भी बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, अभी छोटा भाई है, तो फिर अडाला सईदा से मुझे फुटबॉल का शौक, फिर मैं सुपर दीना में चला गया, मैंने बहुत क्लासिकल गोल किए। 12 मैचों में मेरे तकरीबन 25-26 गोल भी हैं, ऑल पाकिस्तान में खेला हुआ हूँ। तो मेरे छोट लिंक मैन एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसके दोनों पाँव चलते हैं। ये एक नया टैलेंट अभी आपका, ठीक है। तो वालिद साहब से हाथ बटाने के बाद वो काम करते, फिर बाकी तो मेरे भाई ऑफिसर हैं, एक नेवी में था, 2 कोस्ट गार्ड में, बाकी एक अपना कॉलेज है, दूसरा भी नेवी में है। तो मैं बिज़नेस की तरफ ही रहा, लेकिन मुझे मौका मिला कि मैं फ़ुटबॉल भी खेल सकता था और दूसरी चीज़ें भी। शाम को वाले साहब आ जाते थे तो मैं फारग था। अच्छा, पाकिस्तान में फुटबॉल आपने याद करा दिया, लोग बड़े हैरान होंगे, मुझे भी, हर बंदे को पाकिस्तान में क्रिकेट से दिलचस्पी है। जी जी। और बंदा बैट पकड़ के फिर रहा है। यकीन करें बचपन से मैं ढूंढता फिरता था कि यार फुटबॉल के बच्चे कहाँ हैं, मैंने उनके साथ जाके खेलना है। वो इतनी दिलचस्प गेम है फुटबॉल की, बिलखसूस पाकिस्तान में शाम के टाइम 3-4 बजे आप निकल जाओ और जाके फुटबॉल का मैच खेलो और बड़ा मज़ा आता है उसका। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ग्राउंड नहीं है, ठीक है। और पहले ने कहा था कि ये गरीब मुल्क का खेल है, एक गेंद वो 22 प्लेयर खेल रहे हैं। क्रिकेट बाई चांस गेम है, हॉकी टेक्निकल है, फुटबॉल बाई पावर है, ठीक है।
खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया आपने। तो गेमें तो सारी अच्छी हैं, हमने भी क्रिकेट खेला है, मैं अच्छा बॉलर खेला भी तो रहा हमने भी हूँ, है, ठीक है, मजा नहीं आया क्योंकि गांव में तो हर चीज़ मिक्स होती है, ऐसे ही तो टूर्नामेंट में भी जाते रहे हैं, लेकिन जो मेरा प्रोफेशनल था वो फुटबॉल था। जाहिर है जिसमें और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कोने से मेरे प्लेयर ने शूट किया और मैंने हवा की तरह उछल के शूट में नेट में मारा, तो उसके जितने भी प्लेयर थे कीपर समेत उन्हें पता ही नहीं चला कि सेकंड के आखिरी लम्हे में हुआ क्या। फिर उसके जो था ना वो उनका वो क्या कहते हैं कैप्टन, उसने मुझे खड़ा किया और मुझ पे क्लैपिंग की। क्या बात है, हम भी आपको करते तो मेरी स्पीड बड़ी थी। काश हमारे पास वो कुछ झलकियां होती ना आपकी साइड पे बस वक्त की यादें हैं सारी। तो फिर मैं बस बॉडी बिल्डिंग भी किया करता था, टाइफाइड हुआ, गिर गया, यानी कि 2 साल तो चारपाई पे ही पड़ा रहा। तो फिर अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी, तो टाइफाइड से मैंने क्या लड़ना है, वो शिफा देने वाला वो है। आपको अच्छा। तो बहुत सारे शौक़ तो बेतहाशा हैं, फीसबिल्लाह बहुत सारे लोगों को पढ़ाया शायरी, क्योंकि ये हर बंदा ये कहता है इस्लाह कर दे, ये बंदा मेरे पास आता रहे। ना तो मैंने कभी किसी से पैसा लिया ना कुछ, अल्लाह का करम था, मेरी जेब में होते थे, चाहे वो अपने पैसे हों चाहे वो आड़तियों के हों, जेब भरी रहती थी। हाँ बस तो नहीं, कुछ दरवेशाना किस्म की सिफात हैं आप में, इस चीज़ का तो मैं भी गवाह हूँ। बिल्कुल आप यहाँ पे हांगकांग में आके भी जिस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं या पीछे पड़े हुए हैं, मैंने नहीं देखी आपके अंदर वो चीज़। नहीं, असल में मैं तो पैसे के लिए आया भी नहीं। इल्म होता है नबियों की विरासत, ठीक है, पैसा होता है दौलत फ़िरौन की विरासत, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत जो है उसके बाद बाकी अपना सदका खैरात इंसान को देना चाहिए, ठीक है। ही मौजूदा दौर में अब देखें पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो आप 2 लाख भेजें वो आपको पता है, ठीक है। तो पैसा ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि मौला अली का फरमान है फ़कीरी मौत है। तो ये चीज़ है कि बस इतना होना चाहिए कि आपके बच्चे आपकी भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, ये कोई बुराई नहीं है। देखिए मैंने बात कुछ और की थी, ख़जाने इकट्ठे करने, दौलत इकट्ठी करनी। वो एक शेर था कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। क्या बात जी, ऐसे ही। तो बड़ी सूफियाना किस्म की थोड़ी सी आपकी तबीयत है, और असल में हकीकत भी अगर हकीकत में हम जाए ना, चले हमारा पैसे के पीछे तो हम लगे हुए हैं, हर बंदा पीछे लगा हुआ है, लेकिन वही बात है कि आखिर ये सब कुछ जो है जितना भी है सब यहीं पे रहने वाला है। हाथ तो हमारे खाली है ना, और जाना भी है, तो हाँ, कुछ दौलत ज़्यादा है, बस अल्लाह ताला इतना दे यार कि इंसान जो है ना वो कम से कम यहाँ पे अपने आप को जो है ना इस दुनिया में वो स्टेबल रख सके, ठीक है। हाँ, स्टेबल रख सके, और कम से कम जो अपने गरीब गुरुबा हैं, रिश्तेदार, उनका पहला हक है उनकी कफालत करना, उनकी मदद करना। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल, वो खजानों के खजाने भरना, यानी कि वो मेरा कहने का मकसद ये था। मंजर साहब, आपने यहाँ तक ही 2-4 अपने टैलेंट जो हैं, जैसे फ़ुटबॉल का जिक्र आपने कर दिया, और उसके अलावा भी आपने अपनी और भी मसरूफियात जो थी वो आपने जिक्र कर दिया। हमारे पिछले पॉडकास्ट में आपने जिक्र किया था कि आप कबूतरबाजी जो है, जो एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में बिलखुसूस मेरे ख्याल वहीं पे ही रह गया ये खेल जो है, और इसके अलावा जो मछली का शिकार है इसमें भी आपकी बड़ी महारत है, और यहाँ तक कि आपने क्लेम किया कि आप PhD हैं इसके अंदर। तो PhD मेरे ख्याल में आपने इस लिए ज़िक्र किया क्योंकि एक बड़ी आला तालीम है और इसमें आला एजुकेशन है आपके पास। हाँ, क्योंकि इस तरफ आपका रुझान कैसे चला वो, क्योंकि वो इसलिए कि मंगला डैम हमारे करीब है, हमारे बड़े भाई जाते थे, फिर असातिज़ा से तालीम ली कि ऐसे ऐसे मछली का चारा बनता है, फिर और असातिज़ा से ली,
फिर खुद तजर्बात किए कि किससे ज़्यादा मतलब कि मछली आती है। कबूतर तो हमारे घर में है, तो हम जानते हैं कि 5 घंटे वाला 10 घंटे के। अभी आज तूफ़ान आया, अब हमारा टूर्नामेंट था, खैर 7 कबूतर हमारे 11 में से वापस आए, लोगों के 8-9 गायब हो गए, तूफ़ान ले गया। लेकिन अभी तक हम आगे जा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, ये इंडिया से खेल आई, ये बादशाहों का खेल कबूतरबाजी। दुबई में होता है, अबू धाबी में होता है। तो बड़े बड़े कीमती कबूतर उधर भी मतलब है कि बड़े बीबा किस्म का परिंदा वैसे है कबूतर है। कबूतर देखे ना कि बड़े बीबा परिंदा किस तरह इतनी गर्मी मोड़ के अपने मालिक की छत पे। अच्छा, मैंने ये सुना है कि कबूतर जो है उसकी परवाज जो है बाज से भी ऊपर होती है। हाँ, यही बात सच है? जी मैं बड़ा हैरान हुआ था सुन के यार, बाज उकाब जो बादशाह है परिंदों का, यही तो जिद है। हाँ, आपको पता है कि डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह कितने बड़े कबूतरबाज थे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, उनके पास बड़ी बड़ी आला नस्लें थी। हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा उनके वो कबूतर उड़ाया करते थे ना, फिर आसमान में देखते थे। खुद ही उन्होंने उधर से ली, खुद ही वाले साहब से मार भी पड़ती थी। फकीर दरवेश परिंदा भी बड़ा दरवेश था। तो इलामा इकबाल ने खुद ही जो है ना, वो एक मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि मुशायरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बात की कि ये बड़ा मशहूर शेर है इलामा इकबाल का। अच्छा। कि खुदी को कर रहे नहीं तुंदी ये बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि ये नहीं, ये इकबाल का शेर हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इकबाल का शेर है ये, उनके साथ उन्होंने कहा नहीं, इकबाल का उकाब घबराया हुआ नहीं हो सकता। ये मोहम्मद हुसैन सादक का शेर है। अच्छा अच्छा, बेसिकली इकबाल से रिलेटेड है। जैसे चक बस्त का शेर है, जिंदगी क्या है अनासर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, ये गालिब से जुड़ा हुआ है। तो ये इलामा इकबाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नहीं है, तुंदी ये बातें मुखालिफ से है, ये तो चलती है तुझे। तो ये मोहम्मद हुसैन सादक साहब का शेर। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़ाहिर है फिर आप शायरी की चीज़ों को समझना जो है वो इकबाल का घबराया हुआ नहीं हो सकता, ऐसे ही। और फिर आप इन ये जो अल्फाज होते हैं शायरी के, इनको समझना भी कोई आम इंसान के, देखना आप बाज़ दफ़ा शेर सुनाते हैं और आप इमेजिन कर, आप जिस दुनिया में होते हैं ना, वो सुनने वाला जो है वो पता नहीं उसको कैसे ले रहा है। तो वो फिर आप बड़े परेशान हो जाते होंगे, यार मैंने इसको जो शेर सुनाया है इसको उस तरह समझ नहीं आया जैसे इसका हक था। उसकी वजह ये होती है कि ये भी एक ख़ास किस्म का इल्म है ना, हर बंदे के पास नहीं है जी। गालिब से लेके मैंने कहा ना कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल तक, मीर तक वही जो हुनर है ना, वही हम तक पहुँचा है। हमारी सिलसिला गालिब से है। तो ये पूरी गर्दानें होती हैं, बहरी होती हैं, सीखना पड़ता है। जैसे मौसीकी के राग हो, ये नहीं कि आपने उर्दू में शायरी लिख दी बेवजन, नो नथिंग। कोई याद है आपको, जैसे मिसाल के तौर पे आपको याद हो कि यार ये पहला मेरा शेर था, पहले मैंने पहला शेर कहा, बड़ा मुश्किल है वैसे, कोई याद होगा? ये तो खैर मुझे नहीं याद, हाँ। लेकिन एक चीज़ मेरा पुराना शेर है बहुत, वो मुझे आज भी बहुत पसंद है। मिले हो तो उस मोड़ पर आके मुझको, मिले हो तो उस मोड़ पर आके मुझको, जहाँ मुझको अपनी ज़रूरत नहीं है। वाह वाह वाह। तो मैं उस वक़्त तख्तिया भी जब करता था ना, तो मेरे उस्ताद 3 कादर साहब से तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, दादा उस्ताद है शफीक साहब, उस वक़्त वो दर्जियों का काम करते थे, लेकिन उनके पास उन्हें इजाज़त नहीं थी शेर कहने की, लेकिन इल्म रूज़ के वो मास्टर थे, रागों के यूं। तो उन्होंने एक बैर पढ़ाई, फिर तैर चौधरी के हवाले कर दिया। तैर चौधरी उम्र में मुझसे बहुत छोटे थे, तो फिर सारा इल्म मैंने तैर चौधरी, उनका एक ही शागिर्द है मैं। तो तैर चौधरी साहब अल्लाह पाक उनको और मेरे उस्ताद साहब को तो जो है रहमत अता फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तैर चौधरी साहब तो अभी मिलते हैं, मुझे फ़ोन पे बात होती है। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इल्म जो होता है ना, वो जहाँ से मिले हासिल कर लो। जी हाँ, ये बात तो है। अच्छा मंजर साहब, ये बताएं कि फिर ये एक चीज़ होती है, मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ दरअसल कि आप पाकिस्तान में अगर होते
तो चूँकि वो एक ऐसी जगह है, ऐसा कंट्री है जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, शायरों की जो मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा अप्रिसिएशन उनको और उनकी पहचान उस कंट्री में होती, पाकिस्तान में ना, चूँकि वहाँ पे महफ़िलें भी होती हैं, ज़ौक़ भी है लोगों में। तो एक चीज़ होती है ख्वाहिश और एक चीज़ होती है ज़रूरत। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क आप तो बेहतर जानते हैं हमसे। तो आपको फिर इतनी आप ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आप की एक बहुत बड़ी पहचान बन सकती थी और आप एक बड़े ऊंचे मुकाम पे पहचाने जा सकते थे, तो फिर क्या वो ख्वाहिश थी या ज़रूरत थी? ऐसी बात नहीं। हाँ, जो आपको इधर ले आई इस कंट्री में। मैंने 12 दफ़ा ऑल पाकिस्तान नुमाइंदगी की है। मैं सिलेक्ट होके गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो 3 दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न ने बुलाया, लेकिन अब मैं मनमोजी हूँ। मैं एक दफ़ा गया, फिर मुझे बुलाते रहे, मैं नहीं गया। इवन अद्वियात अकादमी का मेरे पास लैंड, मुझे दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं रोक सकता जहाँ पे मर्जी चला जाऊँ। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि कराची से लेके सरहद तक हर जगह मैंने मुशायरे पढ़े हैं। मुझे जो अच्छे शायर, बड़े अच्छे शायर हैं, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ना तो मैंने कभी शोहरत के बारे में सुना ना कुछ। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक फ़न है, एक आपका मैसेज है और वो असासा है आवाम का, उन तक एक मैसेज पहुँचाया जाए। बस मुझे किसी शोहरत से, किसी वाह से या किसी ऐसे चक्कर से मैंने कभी, हाँ अगर वो बात होती तो अभी इंडिया से 3 दफ़ा मेरे आए, दुबई से आए दावतनामे, बहरीन से आए। अच्छा, इंग्लैंड वालों ने कहा बुलाएं, मैंने कहा नहीं, मैंने पासपोर्ट ही नहीं बनाया। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मन मौज, मुझे ऐसी शोहरत है या ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, ना मैं शोहरत का भूखा हूँ, मैं तो एक मोहब्बत का भूखा हूँ। परिंदे देखें ना, जहाँ पे आप परिंदों से मोहब्बत करें, दाना डालें, जो कुछ करें, वो आपसे बातें भी करेंगे, घुल मिल भी जाएंगे। जो ही आप पाँव को झटका देंगे या ताड़ी बजाएंगे, वो उड़ जाएंगे। तो यही समझे कि मेरी कंडीशन है। जहाँ पे मोहब्बत नहीं, मैं वहाँ पे नहीं बैठता। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। और मौला अली का फरमान है, मैं हमेशा, मैं सोता भी ज़मीन पे हूँ। तो मौला अली से किसी ने पूछा कि आप ज़मीन पे बैठना क्यों पसंद करते हैं? तो मौला ने फरमाया कि मुझे गिरने का खतरा नहीं। क्या बात तो है, क्या बात ये है कि अच्छा, मैं अपनी ज़िंदगी में ना, सॉरी आपकी बात काटता हूँ जी, ये हज़रत मौला अली के जो फरमान है ना, उनको फ्रंट पे रखता हूँ। और कितने कौल बने हुए हैं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन आपने जो कह दिया ना, वो मतलब मजबूत उनके कौल जो हैं, वो हमें लाजमन जो अपनाने चाहिए। जैसे अभी आपने बात की ज़मीन पे, मैं इसलिए आता हूँ गिरूँ ना, वाह, क्योंकि बड़ी डीप बात है यार, क्या बात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसका दरवाजा, जिसने दरवाजे में नहीं जाना उसने इल्म क्या हासिल क्या करना, खुलेगा उसका शहर में क्या देखेगा, क्या देखेगा। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पूरे एनवायरनमेंट से थोड़ा सा अपने आप को निकालते हैं जी। बहुत अच्छे शायर तो आप हैं, शायरी में आपसे आगे जाके थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन मुझे एक और चीज़ भी पता चली है कि आप अच्छा शायर हो और वो अगर तरन्नुम से पढ़ता हो तो क्या ही बात है। तो मुझे ये भी पता है कि आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ज़बरदस्त थी, यानी इसमें मैं पहले लोगों को वो नहीं होता जिसका जब कहते हैं ना यार आप थोड़ा गा के दिखाओ, तो सिंगर कहता है यार आज मेरा गला थोड़ा या ख़राब है। आपको तो पता है कि आज थोड़ा मेरा ठीक है गला। ठीक है, बिल्कुल, आज बड़ा राइट टाइम है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी 20 साल पहले, सॉरी 20 साल कह रहा हूँ, 10 साल 8 साल पहले बहुत अच्छी थी। फिर आपका जो सिगरेट पी के ये वो अपना गला, फिर वो अब गुलाम अली साहब ठंडा पानी नहीं पीते, ठंडा पानी नहीं पीते गुलाम अली साहब। अच्छा, मेरी बात उनसे हुई थी। हाँ, देखे ना, वो गले का ख्याल रखना, तो ये चीज़ होती है यार। अपनी पसंद का कुछ यहाँ पे ना कुछ सुना दें, कुछ गज़ल सुना दें। हाँ, कुछ सुना दें, फिर आगे चलते हैं थोड़े से जो आपको पसंद है, जो ज़हन में आ रही है। तो नाजरीन भी ज़रा महसूस होंगे, थोड़ा चेंज होंगे। चलें।
कि गज़ल के शेर हैं कि रफ़ी का कुछ सुना दें जो आप, रफ़ी का कुछ सुना दें अगर रफ़ी के मुख्तलिफ मोहम्मद रफ़ी साहब का, रफ़ी साहब के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। मरहूम वो जिंदा लोग हैं। हाँ, वो रफ़ी साहब एक जगह गा रहे थे तो उस वक्त जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि मांग तेरे कदमों में मैं जो मांगेगा रफ़ी तुझे रख दूँ। कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया मेरे पास सब, लेकिन मुझे मोहम्मद रफ़ी कहा करें। हाँ, मैंने इसलिए पहले कह दिया। हाँ, वो चीज़ है। क्योंकि यार रफ़ी साहब का अंदाज़ है, एक मकसद 2-3 अंदाज, तो ये एक नया गीत है, मैं कोशिश करूँगा कि वो लग जाए। हाँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ पिया ओ पिया। ये रफ़ी साहब का अंदाज है। अच्छा, अब देखिए उनकी आवाज में लो, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। देखिए कैसा रखेगा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये चले सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले। यहाँ पे लता भी छुट्टी कर गई, लता नहीं गा सकी रफ़ी के साथ जी। रफ़ी साहब का अंदाज, अब देखिए वो उसका गीत देखिए, जिस तरह वो ऊपर जा रहे हैं उस तरह नीचे आ रहे हैं, तो उनका एक अंदाज है, उन्होंने उस गीत में अंदाज नहीं अपनाया, लेकिन चलो मैं कोशिश करूँगा कि वो उनका है ना, दिल के चौरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूँगा मैं दिल के पास, मत मेरी जाऊदा। अब तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साकी बने हैं, अब तेरी जुल्फ के मत साए बिरहा की आग के साथी बने हैं। अभी रफ़ी को ऐसे कह रहा था, अभी तेरे मस्त अंदाज है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ जी। ये रफ़ी के ऊपर, मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर ना हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। जी जी। उसकी वजह यह है कि अगर इतने गाने हैं, इतनी खूबसूरत उनकी यादें हैं, ऐसा करेंगे ना, हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसमें उसका प्रोग्राम का नाम ही कुछ रख देंगे, मोहम्मद रफ़ी के गीत। मज़े की बात, उसमें हम थोड़ा थोड़ा ना, जनमल साहब 5 वक्त नमाज तक कितने, आज भी उसके घर के सामने गरीबों की लाइन लगी हुई है, कोई स्कैंडल नहीं है, बिल्कुल सादा। रफ़ी साहब का एक ये गीत मैंने कोशिश करूँगा कि वो लग जाए। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा न जा, कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल कुछ तेरा, मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। अब ये म्यूजिक के बगैर गाने, आके खून दिल मिला के बरदुहिन लबों के खाके, आके खून दिल मिला के बरदुहिन लबों के खाके,
बुझा बुझा बदन तेरा कमल कमल बना के खिला दूं रंगे हिना न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा हो न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा है यही दिल कुछ तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा आज शहर दिल में आकर सूरते चराग जल कर आज शहर दिल में आकर सूरते चराग जल कर किसी झुकी नजर के काजल के दिल पर लिखेगा नाम वफा न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। ये बड़ा मुश्किल गीत है यार, बहुत मुश्किल था। अभी मैंने मेहनत की है, मैंने कहा शायद आप फट नहीं जाएंगे, लेकिन आपने उसको मैं कह रहा हूँ रास्ते में आते हुए रियासत की। थोड़ा सा ये ना कि कोई ऐसा दिन रखेंगे उस दिन हम दोनों गरारे भी करेंगे और ना पान शान खा के और इलायची शायची खा के बैठेंगे और फिर हम नाजरीन को सुनाएंगे भी, चूँकि आपको पता है कि मुझे भी इसमें ये मुझे यकीन नहीं था। समझो कि 98% नहीं 95% मेरी कोशिश कामयाब रही। अभी इस पर मैं रियाजत करूँगा, लेकिन क्या बात। अच्छा मंजर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक शेर है कि अच्छा वो शेर कुछ इस तरह से है कि चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कवल, चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। ये राग पहाड़ी में रविशम चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे है जैसे झील में हंसता हुआ कवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। क्या बात है। अच्छा आपने यहाँ पे नाजरीन को बताता चलूँ कि मंजर साहब की इस गाने के लिए बिल्कुल कोई तैयारी तो नहीं थी, फिल बदी इन्होंने गा दिया। जो आपने शुरू में कहा ना जुल्फे हैं जैसे झील में खिलता हुआ, ये असल वो मैंने तो वैसे वो फिल्म वो याद नहीं था, गा दिया। वो है कि चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ। अच्छा, इसमें जो आखिर में वो शायर कहते हैं ना, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या शायर के लिए ये कुछ जाने बहार या कोई तस्वीर उसके जहन में होनी ज़रूरी होती है तभी वो शेर कह सकता है? नहीं, बेसिकली उसके बगैर बेसिकली ये होता है कि शायर जो है जो हुस्न की तारीफ कर सकता है ना, वो दूसरा नहीं कर सकता। हालांकि एक शायर शेर लिखता है, लेकिन जो भी सुनेगा वो कहेगा कि ये यार मेरी कहानी है। शायरी ये होती है। अभी आपने बात की तो वो मैं गीत ज़रूर सुनाऊंगा कि क्या रफ़ी ने खूबसूरत गीत गाया।
मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैंने पूछा शायर से ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने क्या बात है यार, आपने भी जगह ली है बड़ी ज़बरदस्त यार। आपने मोहम्मद रफ़ी साहब को छेड़ा है ना, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि यही जो हाँ मैं आपसे जरूर सुनूंगा। पता है क्या बात है, गाना जो था ना, नवी साहब माशाल्लाह मैंने आपको बहुत डीपली सुना है और मज़े के साथ आपने म्यूज़िक के साथ बहुत अच्छे रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत अच्छे गीत गाए। इसके अलावा भी माशाल्लाह आपका एक नात में मुकाम है हांगकॉन्ग में भी, और खुदा देन सलाहियत होती है, सलाहियत होती है हर इंसान के अंदर एक रब की ज़ात जो है। तो मैं यही आपका जो आपने अभी गाना सुना है ना, यही मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगा जी। चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। क्या बात, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद। बड़ा ही दिल का तो आपने मुझे छेड़ा, तो मैं चाहूंगा कि एक यार मैं कह रहा हूँ इसमें एक अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन एक अभी आपसे शायरी सुननी है यार। अच्छा आपसे ना मैं कह रहा हूँ कि नाजरीन जो है ना थोड़ा इसमें बेताब रहें कि यार ये अगला जो प्रोग्राम करेंगे क्या क्या हमें सुनाएंगे, क्या क्या यार मोहम्मद रफ़ी साहब को लाजमन एक्सप्लोर करेंगे, गरारे शरारे भी करके आएंगे आप, ठीक है ना? मेरा तो गला पता है ना 2 महीने से। हाँ फिर ऐसे तो होते ही। अच्छा ये बताएं कि थोड़ा सा हट जाते हैं इस जैनर से हट के दूसरी साइड पे जाते। ये आप बताएं कि आप, मुझे लगता है कि मैंने नहीं सुना कभी कि यहाँ से आपको 10-15 साल हो गए हैं कि खबर आई हो कि मंजर की शादी हो रही है, तो मंजर ने शादी करनी है नहीं करनी, क्या प्लान है उसका, क्या कर क्या रहा है ये बोले? ये तो बड़ा सख्त सवाल आपने कर दिया यार। सख्त क्या है यार? शेक्सपियर से किसी ने पूछा कि शादी करके बंदा पछताता है या ना करके, उसने करके भी पछताता है, ना करके भी, तो बेहतर है करके पछताए। लड्डू वाली मिसाल होगी जिसने खाया तो कभी कोई अच्छा जीवन साथी मिल गया तो करके, मेरे पास तो फुर्सत नहीं इतनी मुझे। लो जी, जेड़े जेड़े प्रोग्राम देख रहे हो, मंजर साहब फारग ने, ते अल्लाह करे कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दुआ है हमारी अल्लाह के साथ कर्म करने में। मैंने कोशिश ही नहीं की, बस अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं ना, जोड़े दे जुतियां दे भी जोड़े बने ने, तो फिर बंदे दे क्यों नहीं बननगे, जरूर बन जाएंगे। ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा चलें ऐसे करते हैं थोड़ा ना, अब जो आपका मेन जो आपका टैलेंट है ना, जिसकी वजह से आपकी पहचान है, उस तरफ आते हैं, शायरी की तरफ। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी वो कुछ चीज़ सुनाएं जो आपको बहुत फेवरेट है, आपको बहुत ही पसंद है, और फिर उसके बाद जो आप समझते हैं कि यार पब्लिक ने बड़ी पसंद की है,
देख लें आप क्या ये पहले करना चाहेंगे? अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआ है, आप दोस्तों की दुआएं हैं। मैं जिस मुशायरे में भी गया हूँ ना तो मुझे एक इज़्ज़त ही मिली है। तो बेसिकली मुझे अपनी तो कोई चीज़ पसंद नहीं। यार इधर हांगकांग में हमने देखा है आप जब भी मुशायरे में गए हैं मेरा मुशायरा लूट लिया आपने यहाँ। कुछ भी नहीं, ये आपकी मोहब्बत होती है। तो गज़ल एक को आपको सुनाता हूँ कि कब्र तक भी ये वफादार हुआ करता है, वाह, कब्र तक भी ये वफादार हुआ करता है, गम का कुछ अपना ही मायार हुआ करता है, क्या बात, गम का कुछ अपना ही मायार हुआ करता है, और चलने वालों को ही देता है खजाने का सुराग, चलने वालों को ही देता है, चलने वालों को ही देता है खजाने का सुराग, रास्ता जितना भी दुश्वार हुआ करता है। और शेर देखिएगा कि तुम हंसे चाय रखी, दौड़ पड़े शर्मा कर, तुम हंसे चाय रखी, दौड़ पड़े शर्मा कर, क्या कोई और भी इजहार हुआ करता है, क्या कोई और भी इजहार हुआ करता है, और तोड़ देता है वही पेड़ हवाओं की कमर, तोड़ देता है वही पेड़ हवाओं की कमर, जो के फितरत में लचकदार हुआ करता है। क्या बात है यार, इसमें तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जी जी, पूरा सबक है इसमें। जी जी। तो एक और गज़ल आपको सुनाता हूँ। अच्छा, ये मैं ये इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर, आपका जो है ज़ौक़ वो किस तरफ ज़्यादा है? यानी शायरी भी बहुत किस्म की होती है ना, मोटिवेशनल भी होती है। इसमें जैसे मुझे नज़र आया इस शेर में ना आपने एक बहुत बड़ा सबक दिया है, और पंजाबी शायरी में भी है कुछ दिलचस्पी? मेरी मादरी ज़बान है पंजाबी, पंजाबी की कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो हमारे दोस्त गाने वाले थे, मैं तो वो भूल गया। अच्छा कि बैठे हैं थरू डुल गए, हाँ। ख्वाब साडे सब खाक च रुल गए, फिर यादां ने पत्थर मारे, दिल दे टांके सारे खुल गए। क्या बात है, क्या है नहीं। वो खैर मकसद है कि पंजाबी दे यार एक ना पूरा सेगमेंट ना, ये तो हमने इतनी बातें की ना, आपके बचपन जवानी और ये सारी पूरा उसमें शुरू से होगा जी। मंजर शाह साहब की शायरी तो पूरा मेरे ख्याल मज़ाहिया शायरी मेरे ख्याल आपने नहीं की इतनी, नहीं कॉमेडी टाइप है वो, इसलिए कि फिर मुझ पे छाप लग जाती। हाँ अच्छा, क्योंकि मैं एक संजीदा शायर हूँ। दूसरी बात है मैं किताबें कम और माशरे को ज़्यादा पढ़ता हूँ। चलिए अब अपनी वो शायरी जो सुना गज़ल सॉरी मैंने के मुशक्क़तों में, ये आप सब हांगकांग की वालों की नज़र, बल्कि हर इंसान हर मजदूर की नज़र है। मुशक्क़तों में अज़ियत उठाना पड़ती है, मुशक्क़तों में अज़ियत उठाना पड़ती है, हयात बनती नहीं है बनाना पड़ती है। क्या बात है यार, ये जो इतने भी हांगकांग के कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, ये ज़बरदस्त है उनके लिए। मुशक्क़तों में अज़ियत उठाना पड़ती है, हयात बनती नहीं है बनाना पड़ती है, और झुके, शेर देखिएगा, झुके बगैर न होगी अना की खाई अबूर, झुके बगैर न होगी अना की खाई अबूर, छलांग पीछे ही हटकर लगाना पड़ती है। अगेन इसमें बहुत बड़ा सबक। वाह। झुके बगैर न होगी अना की खाई अबूर, बिल्कुल ऐसे ही, छलांग पीछे ही हटकर लगाना पड़ती है, और हर एक वार हरीफों का हो जरूरी नहीं, हर एक वार हरीफों का हो जरूरी नहीं, शिकस्त अपने भी हाथों से खाना पड़ती है, शिकस्त अपने भी हाथों से खाना पड़ती है, और बगैर जोदो अमल शेर में कमाल कहाँ, बगैर जद्दो अमल शेर में कमाल कहाँ, गजल भी चाके खिरत पर घुमाना पड़ती है। क्या बात है जी। अच्छा ये बताएं कि आप तो बहुत बड़े शायर हैं ही, लिखते हैं, आपको पसंद कौन सा शायर, एक दो के नाम मतलब अगर आपके ज़हन में हो तो? देखें,
जहाँ तक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का, क्योंकि अगर हम उनको शायर कहें तो वो एक छोटा सा लफ्ज़ है बिल्कुल, वो कुछ और दुनिया की बात है, उन जैसा ना कोई था ना है ना होगा, वो और कोई चीज़ है। शायरी उनके लिए लफ्ज़ छोटा सा है। बेसिकली मैं पसंद करता हूँ गालिब को। अच्छा, ठीक है। मीर के 18 दीवान हैं, लेकिन अफसोस के मीर को अपने दीवान जो है ना वो गट्ठा, मतलब है कि उसको कमज़ोर गज़लें भी हैं। वो जिस तरह साहब ने कहा छाप दी, गालिब को टाइम मिल गया, लेकिन इन सब का जो उस्ताद है ना, जिससे सब ने सबक हासिल किया, मीर ने भी इस्तिफादा किया, गालिब ने भी किया। इवन के मैं अफसर उस्मान का मैं पढ़ रहा था वो सारा इंटरव्यू, इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह ने भी, वो बेदिल हैदरी है। ठीक है। तो मीर का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, बड़ा प्यारा मीर, बड़े जबरदस्त शायर हैं जी। फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, अमजद जी जी नहीं, ये तो है पता नहीं कितनी कैटेगरी में आते हैं ना। मैं पहले कैटेगरी में, वो तो गालिब भी पहले कैटेगरी में नहीं आता। इस पे हम इंशाल्लाह पूरा ना करेंगे। असल में ना मुझे थोड़ा शायरी से इतनी ज़ाहिर है दिलचस्पी थोड़ी सी इसलिए पैदा होगी कि जब हम थे ना ग्रेजुएशन में, हमारे टीचर हुआ करते थे अमजद इस्लाम अमजद साहब। जी जी माशाल्लाह। तो उनको देख जब मैंने देखा तो मुझे उनकी एक नज़म बड़ी पसंद आ गई, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। उसकी वजह यह कि मुझे शायरी इतनी याद तो नहीं रहती, लेकिन चूँकि आज आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा दिल किया कि वो नज़म जो मैंने ना रटा मारा था और ना यूनिवर्सिटी में ना बैठे और सड़क आगे पीछे चाय पी रहे हैं और मैं उनको ज़ुबानी सुना रहा हूँ और लड़के वाह 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 कर रहे हैं माशाल्लाह। तो वो कुछ उनकी आज़ाद नज़म थी। जी जी। कहते हैं कि ज़िंदगी के मेले में जी, ख्वाहिशों के रेले में जी, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर अकेले में। वाह। वक्त की रवानी है, वाह। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेयकीनी है, सख्त लामकानी है। वाह। हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की कहानी है, तुमको जो सुनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। वाह। और उम्र भर की बातें कब 2 घड़ी में होती हैं। वाह 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 वाह। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं, आँख के दरीचे में तुमने जो सजाए थे, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है। वाह। जो लहू की हलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पे टूट फूट जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जिंदगी से लंबी ये फिर पढ़िए। हाँ जी। जो लहू की हलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पे क्या टूट फूट जाता है, लफ्ज़ की दीवारों पे। क्या बात है। अच्छा ये शायर है ना, आप चार दीवारी उसको समझ रहे हैं उस तरीके से। जिंदगी से लंबी है, वाह, बात रत जगह की है, वाह, रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। वाह वाह। तखलिए की बातों में गुफ्तगू अज़ाफ़ी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। वाह क्या वाह बात। वाह वाह वाह। हो सके तो सुन जाओ आके तुम अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर अकेले में। वाह वाह यार ये रट्टा मारा था हमने और ये दोस्तों को सुनाता होता था आज़ाद नज़म, कहते यार तूने याद कैसे कर ली। तो आज इतने ये आज़ाद नज़म भी नहीं है, ये आप ज़्यादा पाबंद है वजन में। जो आज़ाद नज़में होती हैं ना, वो ऐसे नसर पा रहे होते हैं, बस वो चले आप कह सकते हैं, लेकिन वो नसर पा रहे होते हैं। मैंने ना इंशाल्लाह ना इसको ना पूरा गाना है, इसको मैंने म्यूजिक के साथ। तो एक तो मेरी नज़म बहुत लंबी है, मुझे याद नहीं आएगी, वो थी अना की डोर, और दूसरी थी जिंदगी के 4 दिन। वो मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत मुख्तसर सी है। सुनाए बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी पहले लिख, पता नहीं कितना अरसा हो गया मुझे लिखे। जिंदगी के 4 दिन इस तरह से कट गए, जिंदगी के 4 दिन इस तरह से कट गए, एक तुझे बताने में, मिलने और मिलाने में। जिंदगी के 4 दिन इस तरह से कट गए, एक तुझे बताने में, मिलने और मिलाने में, दूजा रंग भरने का इश्क के फसाने में, तीसरा बिछड़ने का तेरा रूठ जाने में, चौथा तेरी यादों के गहरे कैद खाने में खुद को ढूंढ लाने में। वाह वाह वाह।
तो नज़म तो मैं हर एक दो ही कही है नज़म, मैं नज़म नहीं कहता, और अमीर सलाम साहब तो एक अच्छी नज़म कहती हैं। चलें, मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं थोड़ा। मेरे ख्याल में आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हुआ, बहुत ही मज़ा आया। आखिर में अगर आप कोई ऐसी बात देखें, ये मैं समझता हूँ हमारी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना जी जी, ये हज़ारों लाखों लोगों तक भी इंशाल्लाह जाएगी, लोग आपको सुनेंगे, और ये एक किस्म की ना हमारी यादाश्त भी होती है, मेमोरी हमारी रह जाती जी, है। यादें शादियों होती की हैं। हम बनाते हैं फिल्में, ये फंक्शन, ये भी इंशाल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी, मेरी और मेरे दोस्त मंजर की ये एक बड़ी गहरी याद रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। लास्ट में अगर आप कोई ऐसी बात अपने ऑडियंस से, चाहने वालों से, सुनने वालों से, आपके तो हज़ारों शागिर्द भी हैं, उसकी तो हमने भी बातें नहीं की, वो किसी और प्रोग्राम में करेंगे, कोई ऐसी बात जो आपने कभी किसी से ना कही हो या कोई दिल की बात करना चाहते हो, अगर ज़हन में आ रही हो तो लास्ट में वो बात कर दें, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं। बस मैं इतनी सी बात करूँगा कि फ़र्ज़ करें आप मुझे सिगरेट देंगे तो मैं क्या कहूँगा? शुक्रिया बोलें। शुक्रिया था। तो जिसने हाथ, मुंह, नाक, पैर, बाल, क्या क्या नेमतें दी हैं, उसका शुक्रिया अदा कर। वाह 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 यार, इतनी बड़ी आपने बात कर दी सादा से अल्फाज में। आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है। यहाँ मैं छोटी सी इनपुट दूंगा नाजरीन के लिए, क्योंकि मंजर साहब ने इतनी प्यारी बात कर दी। पूरी जो कायनात है ना जी, ये इस शुक्रिया के ऊपर खड़ी है, पूरी कायनात। कैसे? जब शैतान ने कह दिया था अल्लाह ताला को कि मैं तेरी उम्मत को वरगलाऊंगा, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तू भटका देगा उन लोगों को, लेकिन सिवाय उनके जो मेरे शुक्रगुजार हैं। ओ हो जी जी, बहुत बड़ी बात की। बहरहाल इस खूबसूरत बात के साथ जो अभी मंजर खैर वो भड़काता रहे, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है इंसान के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। नाजरीन, आपने एक इतने ज़बरदस्त शायर की गुफ्तगू सुनी। आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लाजमन करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, थम्स अप कर देंगे। हमें आपके फ़ीडबैक से जो हमें ना एक किस्म की जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं ना, हमें एनर्जी मिलती है इससे, और हमें पता चलता है कि यार हाँ, हम कुछ ऐसा इनपुट कर रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है। सो लाजमन इसको शेयर भी करें दोस्तों में। ज़िंदगी में तफरी होनी चाहिए। हाँ, और अगर आप मंजर साहब को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लाजमन लिखिएगा। हम मैं और मंजर इंशाल्लाह कुछ और प्रोग्राम्स जो हैं हम आपस में बनाएंगे, बिलखुसूस सिंगिंग के हवाले से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।